वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट मार्क करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज़ नॉट चेंज्ड ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि इन जो गिवन ऑप्शन में से जो चार ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर गिवन है, इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना होता है, यानी जब रे ऑफ लाइट जो है वो एक मीडियम से ट्रैवल करते हुए दूसरे मीडियम के अंदर जो है वो ट्रांसमिट करती है, पार करती है, तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो इन गिवन ऑप्शन में से जो चेंज नहीं होती। तो ऑप्शन ए हमारे पास है इट्स डायरेक्शन, ऑप्शन बी है इट्स स्पीड, ऑप्शन सी है इट्स फ्रीक्वेंसी और ऑप्शन डी हमारे पास है इट्स वेवलेंथ। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, जब रोशनी या लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रैवल करती है तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट मीडियम के अंदर जो है वो डिफरेंट होती है। तो उसकी डायरेक्शन जो है वो या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है वो बेंड करती है। तो सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करते हुए, तो वो तो चेंज होती है। दूसरा अगर हम देखें तो स्पीड ऑफ जो लाइट वेव है वो भी क्या है, वो चेंज होगी। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि डिफरेंट मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट होती है, तो डायरेक्शन भी चेंज होगी और स्पीड भी चेंज होगी। जबकि हमें ये एमसीक्यूज़ में कहा गया है स्टेटमेंट में कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होगी। तो उसके बाद जो सी अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है इट्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी है यहाँ पर गिवन ऑप्शन में जो चेंज नहीं होगी। उसकी क्या वजह है? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो उस लाइट वेव का जो सोर्स है जहाँ से लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है, जो कि मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो सी ऑप्शन होगा, जिसको आपने मार्क करना है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी। उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी है। जबकि जो डी हमारे पास है इट्स वेवलेंथ, तो वेवलेंथ जो है वो भी चेंज होगी, जो क्योंकि डिफरेंट मीडियम के अंदर जो है ट्रैवल करते हुए उसकी स्पीड चेंज होगी, तो ज़ाहिर सी बात है उसकी जो ट्रैवलिंग की जो स्पीड चेंज होने की वजह से उसकी जो वेवलेंथ है वो भी चेंज होगी। सिर्फ जो ऐसी जो यहाँ पर जो क्वांटिटी या जो ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास गिवन है वो फ्रीक्वेंसी ही है जो कि चेंज नहीं होगी। जब लाइट जो रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल होगी तो फ्रीक्वेंसी जो है उसकी वो कांस्टेंट रहेगी। तो सी ऑप्शन को जो है वो आपने मार्क करना है, यही इसका राइट आंसर है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ कन्वर्जिंग मिरर, अब कन्वर्जिंग मिरर विद अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर क्रिएट्स अ रियल इमेज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अब यहाँ पर हमें ये कहा गया है एक हमारे पास एक कन्वर्जिंग मिरर है। अब कन्वर्जिंग मिरर जो है वो हमारे पास, क्योंकि दो तरह के हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स हैं जिनमें से एक हमारे पास जो है वो कन्वर्जिंग है और दूसरा हमारे पास डाइवर्जिंग है। तो कन्वर्जिंग मिरर से मुराद यहाँ पर जो है वो हमारे पास कनकेव मिरर है, जबकि जो कन्वेक्स मिरर होता है वो हमारे पास डाइवर्जिंग मिरर होता है। इसको हम डायग्राम की मदद से भी जो है वो मज़ीद इसको देखेंगे। जबकि उसका यहाँ पर कहा गया है कि उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास है वो 20 सेंटीमीटर है और वो एक रियल इमेज बनाता है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर से। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। बेसिकली हमारे पास दो जो है वो दो वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू गिवन है और इमेज डिस्टेंस हमारे पास जो है वो गिवन है। जबकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो उसने कहा है कि वो हमें फाइंड आउट करके आप बताएं। तो इसको हम डायग्राम की मदद से ज़रा इसको हम देखते हैं ताकि इसकी स्टेटमेंट को हम अच्छी तरीके से समझ पाएँ, इसके कंसेप्ट को। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक बताया गया है कि हमारे पास एक कन्वर्जिंग मिरर है, जो कि मैंने जैसे आपको बताया कि वो क्या होगा, एक कनकेव मिरर होगा, क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट को आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करता है, कन्वर्ज करता है एक पॉइंट के ऊपर। तो ये जो हमारे पास कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, ये बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। ये एक हालो स्फेयर का क्या होते हैं, हिस्सा होते हैं। तो ये बेसिकली एक सर्कल की तरह जो है वो हमारे पास स्फेयर होगा। तो उसका ये एक पार्ट होते हैं, उसका एक हिस्सा जो है वो शाइनी हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, जबकि दूसरी जो है वो हमारे पास क्या होती है, पेंटेड या कोटेड सरफेस हमारे पास होती है। तो क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक स्फीयर का हिस्सा है, तो उसका जो सेंटर होगा स्फीयर का वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर आउटर मोस्ट बाउंड्री तक जो उसका डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। वही वैल्यू जो है वो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर गिवन है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसके आउटर मोस्ट बाउंड्री जो कि जहाँ पर इसका पोल है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर हम हाफ लें, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर हम हाफ करें, देखिए यहाँ से पी तक जो डिस्टेंस हमारे पास है वो टोटल डिस्टेंस है जो कि रेडियस के इक्वल है। अगर हम उसका हाफ करते हैं तो इसका हाफ सेंटर में यहाँ पर होगा, तो हाफ जो डिस्टेंस इसका होगा पोल से
यहाँ तक ये जो इसका हाफ डिस्टेंस है ये किसके इक्वल होगा, फोकल लेंथ के इक्वल होगा। उस मिरर की जो फोकल लेंथ है जहाँ पर यानी उसकी जो फोकल लेंथ है वहाँ तक उसका डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ के इक्वल होगा। अब और ये जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या है, हाफ है। तो अगर हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हमारे पास गिवन है तो हम उसकी फोकल लेंथ को जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट उसको क्या करेंगे, 2 पर डिवाइड कर देंगे। और दूसरी चीज़ जो स्टेटमेंट के मुताबिक हमें ये बताया गया है कि जो मिरर कन्वर्जिंग मिरर है वो एक रियल इमेज बना रहा है, और वो रियल इमेज जो है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, यानी मिरर के सामने, क्योंकि ये इसका जो इंटरनल साइड है ये इसकी जो है वो शाइनिंग सरफेस है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का काम करेगी, जिससे इमेज की फॉर्मेशन होगी इनर साइड। तो अगर इमेज जो है वो इसके बिहाइंड बनता तो इसका मतलब जो है वो हमारे पास इमेज कौन सा होता, वो हमारे पास एक वर्चुअल इमेज होता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब इन फ्रंट ऑफ द मिरर कहा गया है या फ्रॉम द मिरर कहा गया है और रियल इमेज बन रहा है, तो वो मिरर के यानी इनर साइड के सामने होगा बिल्कुल। तो अब हमें यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू गिवन है, जिससे हम फोकल लेंथ की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसको फिर मज़ीद हम जो है वो मिरर फार्मूला की इक्वेशन की मदद से जो है वो इन जो रिमेनिंग हमारे पास जो वैल्यूज हैं उनको फाइंड आउट किया जा सकता है। जबकि हमारे पास जो है वो इमेज डिस्टेंस भी जो है वो बताया गया। लेट्स सपोज कि वो इमेज जो है वो यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ से लेकर जो मिरर के पोल तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो आया कि यहाँ पर प्लेस होगा या यहाँ पर प्लेस होगा। तो अब उम्मीद है कि डायग्राम से आपको जो है वो समझ आ चुकी होगी। अब हम इसको इक्वेशन की मदद से जो है इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसा कि डायग्राम की मदद से मैंने आपको बताया था कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है अगर हम उसको हाफ करें तो वो हमारे पास इक्वल होता है फोकल लेंथ के। तो हमने इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि हमारे पास 20 सेंटीमीटर था, इसको हमने हाफ किया, तो हमारे पास जो 20/2 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर, तो जो कि इक्वल होगा हमारे पास किसके, फोकल लेंथ के। तो और हमारे पास जो है वो इमेज डिस्टेंस जो है वो गिवन है, जो कि हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। और क्योंकि रियल इमेज है तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास पॉजिटिव साइन आएगा। जबकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, इमेज डिस्टेंस को क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास मिरर फार्मूला होता है 1/f = 1/p + 1/q। तो हमें क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी p को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, बाकी वैल्यूज़ को इक्वालिटी से दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन के साथ है, तो दूसरी तरफ जाने के बाद इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, 1/f = 1/f - 1/q = 1/p हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि 1/p को हमने सेपरेट कर लिया क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट करना था। तो जस्ट इनकी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे 1/10 और यहाँ पर जो है वो हमने q की वैल्यू को पुट कर दिया 1/30। 30 जो है वो q की वैल्यू हमारे पास है। तो जस्ट हमने यहाँ पर क्या किया है, एलसीएम लिया है। 10 और 30 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 30। तो उसके बाद एलसीएम लेकर इसको सॉल्व किया है 3 - 1। अब 10 को 30 तक पहुँचाएंगे, हमारे पास आएगा 3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। 30 1 द 30, तो 1 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। अब 3 - 1 हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/30। अब 2 को जो है वो 30 के साथ कैंसिल करेंगे 2 के टेबल पर, यहाँ पर। तो 2 1 द 2 और 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वो आंसर आएगा 15। तो अब हमारे पास 1/15 जो है वो आंसर आ चुका है। अब क्योंकि हमें 1/p की नहीं बल्कि p की वैल्यू जो है वो चाहिए, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, दोनों तरफ इसको उल्टा देंगे। तो ये p 1/p की जगह हम p कर देंगे और इधर 1/15 की जगह वो 15/1 कर देंगे। तो हमारे पास p की जो वैल्यू आएगी वो 15 सेंटीमीटर आएगी। तो अब अपने जहन में ये रखना है कि हमारे पास जो है वो अब इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव में आया है, जबकि बुक में जो हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है उनके अंदर जो इसका आंसर है वो माइनस में गिवन है। तो आपने माइनस साइन को जो है वो इग्नोर करना है, उसकी जगह उसको प्लस कर देना है। तो हमारे पास जो राइट आंसर बनेगा वो +15 ही इसका राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी हमारे पास है वो इसका राइट आंसर होगा, जो कि अभी हमने कैलकुलेट करके जो है वो लगाया है। तो यहाँ पर माइनस का साइन है, इसको इग्नोर करके आपने प्लस कर देना है। तो 15 सेंटीमीटर जो है वो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट MCQs हमारे पास है 3। An object is placed at the center of curvature of a concave mirror. The image produced by the mirror is located. अब यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर एक हमारे पास कनकेव मिरर हो और उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को जो है वो प्लेस किया गया है, तो जो इमेज उससे प्रोड्यूस होगा वो कहाँ पर लोकेट होगा, तो ये हमने बताना है। इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर ये डायग्राम हमारे पास मौजूद है। जैसे कि हमें ये बताया गया है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो मौजूद है
सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर मौजूद है। तो उन्होंने ये पूछा है कि जो इमेज है वो कहाँ पर लोकेट होगा। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है। ये सिर्फ वाहिद कंडीशन ऐसी है कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो या अगर हम कहें कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, तो इमेज जो है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। ये वाहिद कंडीशन ऐसी है जिसमें कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, तो इमेज भी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, और जितने साइज़ का हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज़ का हमारे पास जो है वो इमेज भी बनेगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होंगे और दोनों इक्वल होंगे। तो इस लिहाज से जो हमारा राइट आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन होगा, जिसको आप मार्क करेंगे एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको आप जो बी ऑप्शन को जो है वो आपने मार्क करना है, इसका यही राइट आंसर होगा। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, द इमेज इज 5.8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि हमारे पास जो है वो एक कन्वेक्स मिरर है, जो कि एक डाइवर्जिंग मिरर होगा। हमारे पास कनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग होता है, कन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो उससे 14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, और इमेज के हवाले से ये बताया गया है 5.8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर है। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी इमेज जो है मिरर के अंदर बिहाइंड द मिरर बनेगा तो वो हमेशा क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा। और उसका जो इमेज डिस्टेंस है उसको हम किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। और इसी तरह से जो उसकी फोकल लेंथ होगी, क्योंकि जैसे कि हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर हमारे पास एक डाइवर्जिंग मिरर होता है, और डाइवर्जिंग मिरर की जो फोकल लेंथ है उसको भी हम किस में लेते हैं, नेगेटिव में लेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया है कि अगर जब भी हमारे पास इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर, तो वो वर्चुअल इमेज होगा, और उसका जो डिस्टेंस है वो हम किस में लेंगे, यानी इमेज डिस्टेंस को नेगेटिव में लेंगे। और हमें ये कहा गया है व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इमेज डिस्टेंस भी है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमारे पास गिवन है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके सोल्यूशन को देखते हैं। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। इमेज डिस्टेंस जो है वो माइनस में हम लेंगे, क्योंकि वर्चुअल इमेज है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, 5.8 सेंटीमीटर होगा, जबकि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर जो है वो हमने मालूम करनी है। तो मिरर फार्मूला हमारे पास होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। जस्ट जो है वो यहाँ पर हम साइन का लिहाज रखते हुए वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फोकल लेंथ की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव में लेंगे हम। तो 1/p यानी p की वैल्यू जो हमारे पास है 14, और q की वैल्यू जो है वो हम नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है और वर्चुअल इमेज होगा। तो 1/5.8 माइनस में हम लेंगे इसको। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद 1/14 हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.07142 माइनस, और 1/5.8 हम करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 0.17241। अब इनको आपस में हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद जो आंसर हमारे पास आएगा वो ये आएगा -0.10099। अब क्योंकि जो है वो हमें फोकल लेंथ की वैल्यू चाहिए है, 1/f की वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर रेसिप्रोकल ले लेंगे, दोनों साइड पर उल्टा देंगे इक्वेशन को। तो इधर f/1 हो जाएगा, इसी तरीके से 1/, ये हमारे पास जो वैल्यू है ये इसके इक्वल हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय दिस आंसर जो हमारे पास आएगा, यानी 1 डिवाइड बाय अगर हम करते हैं 1 ऊपर यानी 1 लिखकर डिवाइड का साइन हम कैलकुलेटर पर प्रेस करेंगे। उसके बाद 0.10099 हम जब इसको डिवाइड करेंगे, इक्वल का साइन दबाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 9.9 सेंटीमीटर, और ये माइनस में हमारे पास आएगा। तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो माइनस में ही होगी, क्योंकि ये एक डाइवर्जिंग मिरर है। तो इस तरह से जो आपने राइट आंसर मार्क करना है वो हमारे पास ऑप्शन सी है, जिसको आपने मार्क करना है -9.9 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 5th MCQs है। द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन, यानी जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है, क्योंकि रिफ्रैक्शन के अंदर ये होता है कि जो रे ऑफ लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जो है वो ट्रैवल करती है, और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट मीडियम के अंदर डिफरेंट होती है, तो इसलिए वो अपने असल रास्ता से जो है वो हट जाती है। तो उसका जो कितना वो बेंड होगी, तो वो उसको हम इंडिकेट करते हैं इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो ये किस हवाले से यहाँ पर वो कहता है कि द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन, यानी इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए है फोकल लेंथ, ऑप्शन बी हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट,
और ऑप्शन सी हमारे पास है इमेज डिस्टेंस और ऑप्शन डी हमारे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर जो है वो किस चीज़ की वेरिएशन आती है, किस चीज़ की तब्दीली आती है, यानी एक मीडियम की दूसरे मीडियम के लिहाज से जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके अंदर वेरिएशन आता है। तो इसका मतलब ये है कि जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑप्शन बी स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर। तो ऑप्शन बी को जो है वो आप मार्क करेंगे, यही इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है 6 एमसीक्यूज़। विच टाइप ऑफ इमेज इज़ फाउंड बाय अ कन्वेक्स लेंस ऑन अ स्क्रीन। अब यहाँ पर ये हमसे पूछा गया है कि जो एक कन्वेक्स लेंस है वो एक स्क्रीन के ऊपर किस तरह का इमेज जो है वो फॉर्म करेगा। तो इससे पहले जो एमसीक्यूज़ हमने कवर किए हैं उसके अंदर हमारे पास जो है वो स्फेरिकल मिरर्स के टाइप्स के हवाले से जो है वो स्टेटमेंट मौजूद थी, जिसमें कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के हवाले से बात थी। तो उसका मैंने आपको बताया था कि कनकेव मिरर हमेशा एक कन्वर्जिंग मिरर होता है, जबकि कन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर होता है। जबकि जब हम लेंस की बात करेंगे तो लेंस में जो है वो इसके बिल्कुल उल्ट हो जाएगा। वो किस तरह से कि कन्वेक्स जो लेंस है वो हमेशा एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, यानी ये रेज ऑफ लाइट को आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करता है, कन्वर्ज करता है। और जो कि कनकेव लेंस की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास एज ए डाइवर्जिंग लेंस काम करता है, क्योंकि वो रेज ऑफ लाइट को आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस ऑन अ स्क्रीन। तो स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक कन्वेक्स लेंस किस तरह का इमेज फॉर्म करेगा। तो कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है कि ये एक हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है, जो कि हमारे पास जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर क्या बनाता है, एक रियल इमेज बनाता है। और यहाँ पर एक जो है वो एक हिंट भी हमें मौजूद है कि कन्वेक्स लेंस ऑन अ स्क्रीन। तो आपने एक चीज़ जो है वो हमेशा के लिए जहन में रखनी है, वो इमेज जो कि स्क्रीन के ऊपर हासिल हो जाए वो हमेशा क्या होता है, एक रियल इमेज होता है। यानी स्क्रीन के ऊपर या रियल वर्ल्ड के अंदर उसको अगर इमेज को हासिल किया जा सके तो वो हमारे पास कौन सा इमेज होता है, वो एक रियल इमेज होता है। और रियल इमेज की अगर प्रॉपर्टीज़ के हवाले से मैं बात करूँ तो रियल इमेज हमेशा क्या होता है, एक तो वो जो है वो हमेशा अपसाइड डाउन होगा, यानी इन्वर्टेड होगा। इस तरह से हमेशा क्या होगी उसकी जो है वो इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। और दूसरा ये कि वो स्क्रीन के ऊपर बन रहा है तो वो क्या होगा, रियल भी होगा। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस ऑन अ स्क्रीन। तो हम ये कह सकते हैं कि वो इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, और वो क्या होगा, रियल होगा। तो ऑप्शन ए को जो है वो आपने मार्क करना है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है विच टाइप ऑफ इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ ह्यूमन आई इफ इट व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि हमारे पास जो कन्वर्जिंग लेंस, अगेन वही लेंस हमारे पास होगा, आई के अंदर भी जो है वो कन्वेक्स लेंस ही इस्तेमाल होता है। और कन्वेक्स लेंस किस तरह का होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जो एक कन्वेक्स लेंस की डायग्राम है। अगर हम आई के अंदर देखें तो आई के अंदर भी जो लेंस हमारे पास होता है उसकी शेप भी किस तरह की होती है, कन्वेक्स लेंस की ही होती है। यानी जो आई के अंदर जो लेंस होता है, ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस है वो भी एक कन्वेक्स लेंस होता है, जो कि कन्वर्जिंग लेंस के तौर पर क्या करता है, काम करता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि कन्वर्जिंग लेंस ऑफ ह्यूमन आई जो है वो किस तरह का इमेज फॉर्म करेगा एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का, एक दूर दराज पड़े हुए ऑब्जेक्ट का जो है वो किस तरह का जो है वो इमेज बनाएगा। तो इस हवाले से दो तो प्रॉपर्टीज़ वही होंगी कि एक तो वो रियल बनाएगा और इन्वर्टेड बनाएगा। और क्योंकि दूर के ऑब्जेक्ट का जो जब भी वो इमेज बनाएगा तो वो हमेशा क्या होगा, जिस तरीके से अगर हम किसी दूर की चीज़ को देखते हैं तो वो हमेशा हमें क्या नज़र आती है, छोटी नज़र आती है। जब वो हम उसके जितना ज़्यादा करीब होते जाएंगे उसका साइज़ क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो इस लिहाज से जो आपने जो राइट आंसर इसका मार्क करना है वो क्या करना है, ऑप्शन बी को आपने मार्क करना है। एक तो वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, और क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, साइज़ में वो क्या होगा, छोटा होगा। तो ऑप्शन बी को आप मार्क करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 8th एमसीक्यूज हमारे पास है इमेज फॉर्म्ड बाय अ कैमरा इज। अब अगेन वही चीज़ हमारे पास आ चुकी है कि जो ह्यूमन आई के अंदर भी कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल होता है, और इसी तरीके से जो हमारे पास कैमरा है उसके अंदर भी कन्वर्जिंग लेंस यानी कन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है। तो इसको मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको डायग्राम की मदद से। तो ये हमारे पास पेज नंबर बुक पेज 54 पेज हमारे पास है, जिसके ऊपर ये कैमरा की जो है वो एक स्कीमेटिक डायग्राम को दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसके अंदर जो है वो कन्वेक्स लेंस का या कन्वर्जिंग लेंस का जो है वो यूज़ हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके मुताबिक किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड यानी छोटे साइज़ का जो है वो इमेज फॉर्म होता है एक कैमरा के अंदर।
तो इस लिहाज से जो राइट आंसर आप मार्क करेंगे वो आप ऑप्शन ए को मार्क करेंगे, जो कि होगा रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, यानी साइज में छोटे होने को हम कहते हैं डिमिनिश्ड। उसके बाद 9th एमसीक्यूज हमारे पास है, इफ अ रे ऑफ लाइट इन अ ग्लास इज इंसिडेंट ऑन एन एयर सरफेस एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल द रे विल। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारे पास कोई रे ऑफ लाइट है जो कि ग्लास से इंसिडेंट करती है एयर के अंदर, एयर सरफेस के अंदर जो वो इन करती है, कितने एंगल पर, कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो द रे विल, तो जो रे है वो क्या करेगी, ऑप्शन ए है रिफ्रैक्ट ओनली, ऑप्शन बी हमारे पास है रिफ्लेक्ट ओनली, ऑप्शन सी है पार्शली रिफ्लेक्ट और पार्शली रिफ्रैक्ट और पार्शली रिफ्लेक्ट, और ऑप्शन डी है डायफ्रैक्ट ओनली। तो इसके हवाले से एक तो डायग्राम की मदद से हम समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से, कि इस स्टेटमेंट में वो बेसिकली कहना क्या चाहता है, ताकि हम फिर जो है इसका राइट आंसर की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैंने एक रफली डायग्राम ड्रा की है इस एमसीक्यूज के स्टेटमेंट के हवाले से। यहाँ पर जो है वो एक लाइट की रे है जो कि इंसिडेंट कर रही है ग्लास से एयर की तरफ। ग्लास एक डेंसर मीडियम है जबकि एयर एक लाइटर मीडियम है, यानी एक हल्का मीडियम है जबकि ये एक भारी मीडियम है। तो ये एक इंसिडेंस रे हमारे पास जो कि एंटर कर रही है किसके अंदर, एयर के अंदर। तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई डेंसर से लाइटर की तरफ रे ऑफ लाइट जो है वो ट्रैवल करती है, तो जैसे ही वो ग्लास से एयर के अंदर एंटर होगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है वो बेंड होगी। जबकि अगर कोई चीज़ लाइटर से डेंसर की तरफ अगर जाएगी तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल जो है वो क्या हो जाएगी, बेंड होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये फिनोमेना जो है वो आपको समझना पड़ेगा ताकि आपको ये एमसीक्यूज की जो स्टेटमेंट है वो अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है वो ग्लास से एयर की तरफ ट्रैवल कर रही है, ग्लास से एयर के अंदर इन कर रही है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल हमारे पास जो ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, नॉर्मल को। ये हम क्यों ड्रा करते हैं, ताकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को जो है वो हम देख सकें। तो इंसिडेंट रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसी तरीके से रिफ्रैक्टेड रे का जो नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो हमारे पास कौन सा है, रिफ्रैक्टेड एंगल हमारे पास है। तो यहाँ पर हमारे पास इंसिडेंस एंगल है और ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड एंगल है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ग्लास एयर की तरफ जाएगी डेंसर से लाइटर की तरफ, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी नॉर्मल से दूर होती जाएगी। अब जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जो है वो क्या होता जाएगा, मजीद बढ़ता जाएगा। तो एक वक्त आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितना बन जाएगा, हमारे पास 90 डिग्री बन जाएगा। तो वो एंगल हमारे पास कौन सा एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। यानी हम इस एंगल को सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस को। तो सादा अल्फाज में दोबारा से बता देता हूँ, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। लेकिन अगर हम रे ऑफ लाइट को उस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, यानी उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर जितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास 90 बन रहा है उससे ज़्यादा के ऊपर अगर हम इन करवाते हैं रे ऑफ लाइट को डेंसर से लाइटर की तरफ, तो वो बजाय उसमें पास होने के, दूसरे मीडियम में जाने के, वो उसी मीडियम के अंदर बाउंस बैक कर जाती है। तो इस तरह की कंडीशन को हम कहेंगे कि सारी की सारी जो लाइट है वो क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी उसी मीडियम के अंदर। तो यहाँ पर आप उम्मीद है कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब दोबारा से हम एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को देखते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे कि हमें बताया गया था कि द रे ऑफ लाइट इन ग्लास इज इंसिडेंट ऑन एयर सरफेस, यानी डेंसर से लाइटर की तरफ ट्रैवल कर रही है एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से क्या कर रही है, ज़्यादा एंगल से ट्रैवल कर रही है। तो फिर क्या होगा, द रे विल क्या करेगी, जैसे कि मैंने आपको थर्ड कंडीशन के अंदर बताया था, वो सारी की सारी जो है वो क्या करेगी, रे जो है वो रिफ्लेक्ट ओनली यानी बाउंस बैक कर जाएगी उसी मीडियम के अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल जब वो इन करेगी ग्लास से एयर की तरफ, तो वो सारी की सारी बाउंस बैक कर जाएगी उसी मीडियम के अंदर। तो वो क्या आएगा, सिर्फ रिफ्लेक्ट ओनली आएगा। तो इसके लिए जो है वो आपने ऑप्शन बी को मार्क करना है, रिफ्लेक्ट ओनली। उसके बाद जो लास्ट एमसीक्यूज है इस चैप्टर का, वो हमारे पास है द क्रिटिकल एंगल फॉर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वाटर इनटू एयर। अब कोई हमारे पास क्रिटिकल एंगल है लाइट का जो कि फ्रॉम वाटर इनटू एयर, वाटर और एयर, यानी अगर जो रे ऑफ लाइट है वो वाटर से एयर के अंदर जो है वो पास कर रही है, डेंसर से लाइटर मीडियम के दरमियान जो वो पास कर रही है, तो हमारे पास जो क्रिटिकल एंगल है वो 48.8 डिग्री है। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि ऑल लाइट रेज विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन दिस एंगल विल बी।
अब जैसे कि वही चीज़ जो हमने इससे पिछले जो डायग्राम के अंदर समझा था कि जब भी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा अगर एंगल के साथ कोई चीज़ वाटर से एयर के अंदर यानी डेंसर से लाइटर मीडियम के अंदर पास करेगी तो वो क्या करेगी, टोटली रिफ्लेक्ट करेगी, यानी वो बाउंस बैक कर जाएगी उसी मीडियम के अंदर। तो इसके लिए भी आपने ऑप्शन जो है वो बी को मार्क करना है। उसकी वजह क्या है, जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर इस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल इस 48.8 डिग्री से ज़्यादा एंगल से अगर हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर इन करते हैं तो वो सारी की सारी लाइट जो है वो क्या होगी, लाइट की रेज बाउंस बैक कर जाएंगी और वो रिफ्लेक्ट करेंगी उसी मीडियम के अंदर। तो ऑप्शन बी को जो है वो आपने मार्क करना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, उम्मीद है आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।